हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य एकेडमी में। आज मैं आप लोगों को मोल प्रभाज बताऊंगा, जिसको हम लोग मोल अंश के नाम से भी जानते हैं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। देखो, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी किसी का भी वीडियो देखने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपके दिमाग में फिट कर दूंगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है मूल प्रभाज। मैं हूं संतोष, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य एकेडमी पे। तो चलो सबसे पहले जान लेते हैं कि मूल प्रभाज होता क्या है। जैसे जैसे मैं बताऊंगा एकदम वैसे वैसे आप मेरी बातों को पकड़ना, तब जा करके आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट इसका समझ में आएगा। तो ध्यान से चलते हैं। 10 मिनट का ये वीडियो रहेगा, इस वीडियो को ध्यान से आप देखिए। तो मोल प्रभाज क्या होता है? विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज या फिर मोल अंश कहते हैं। इसे जीटा या ईटा से सूचित करते हैं। देखो, एक्स की तरह ही लग रहा है ना, ये एन की तरह लग रहा है ना। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जीटा, इसको बोलते हैं ईटा। ठीक, देखो डेफिनेशन में क्या बोल रहा है कि कोई विलयन है, उसमें उपस्थित किसी एक घटक का मोलों की संख्या। मान के चलो कि कोई विलयन है, उस विलयन में विलेय होता है और विलायक होता है, दो चीज है। तो किसी एक घटक बोल रहा है, तो विलय बोलो या फिर विलायक बोलो। तो किसी एक घटक के मोलों की संख्या, किसका? किसी एक घटक की मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या बोलते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। चलो धीरे धीरे समझ में आएगा। यहां पे देखो नीचे में, यदि यहां क्या लिखा हुआ देखो, यदि विलयन में दो घटक ए तथा बी हो, यदि विलयन में दो घटक ए तथा बी हो, तब ए के मोल प्रभाज जब निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा रूल है, कुछ करना नहीं है, बस ए के मोलों की संख्या को कुल मोलों की संख्या से भाग दे देंगे, सीधा सीधी आंसर आ जाएगा। इसका शॉर्ट फॉर्म इस तरीके से लिखते हैं, मोल प्रभाज को सूचित करते हैं जीटा से। तो जीटा ए इज इक्वल टू, ये एन तरफ एन के जैसा जो लग रहा है वो उसका मतलब हुआ मोलों की संख्या, तो एन ए मतलब ए के मोलों की संख्या बट्टा एन ए प्लस एन बी मतलब कुल मोलों की संख्या। देखो दो घटक है ना, ए और बी, तो विलयन में दो चीज है, तो विलयन में कुल मोलों की संख्या विलयन का क्या होगा? तो ए का मोलों की संख्या और बी के मोलों की संख्या को जोड़ देंगे तो कुल निकल जाएगा। तो ए का मोल प्रभाज निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा? ए का मोल की संख्या को ऊपर रखेंगे और टोटल मोलों की संख्या से भाग दे देंगे। ऐसे ही अगर हमको बी के मोलों की संख्या निकालने बोले तो क्या करेंगे? चलिए अगले स्लाइड पे देखते हैं। चलिए, अगर आपको बोले बी के मोल प्रभाज निकालने, तब बी का मोल प्रभाज जब निकालेंगे तो जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसका मोलों की संख्या ऊपर रखेंगे। तो बी का मोल प्रभाज बोला है तो बी के मोलों की संख्या ऊपर बट्टा कुल मोलों की संख्या। अगर इसको हम लोग इस तरीके से दिखाएं तो जीटा बी इज इक्वल टू मोलों की संख्या किसका? बी का बट्टा में टोटल मोलों की संख्या। टोटल कैसे निकालेंगे? ए और बी के मोलों की संख्या को जोड़ देंगे। देखो एन ए एन बी क्या है, यहाँ पे एन ए के मोलों की संख्या है, एन बी का मतलब बी के मोलों की संख्या। बस आपको यही फॉर्मूला याद रखना है, यही कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना है कि जिसका मोल प्रभाज निकालने कहे उसका मोलों की संख्या को ऊपर रखना है और टोटल मोलों की संख्या से उसको भाग दे देना है, सीधा उसका क्या निकल जाएगा? मोल प्रभाज निकल जाएगा। देखो अच्छे से तो समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक समझ में अच्छे से आने वाला नहीं है। तो थोड़ा सा हम लोग चलते हैं आगे और फटाक से हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। देखो मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? इस वीडियो में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मोलों की संख्या तो जरूरी है ना। जैसे यहाँ पे देखो एन बी का मतलब क्या? बी के मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? उसके लिए फॉर्मूला है, मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है, कैसे निकालेंगे? जो दिया गया द्रव्यमान है उसको उसके आणविक द्रव्यमान से जब भाग देंगे तो हमको मोलों की संख्या मिल जाएगी। फटाफट से इसको आप नोट डाउन कर लो। चलो अब ये लास्ट जो आपको याद रखना है, ये 1 नंबर में आता है, हालांकि इससे सवाल भी बन सकता है,
हम आपको जो लास्ट में सवाल देंगे एक इससे रिलेटेड भी सवाल दे देंगे। देखो, विलयन में सभी घटक का मोल प्रभाज्य का योग हमेशा कितना होता है? 1। हमेशा कितना होता है? 1। अगर मान के चलो विलयन में 2 घटक है ए और बी, तो ए का मोल प्रभाज्य और बी के मोल प्रभाज्य को जब हम ऐड करेंगे, जोड़ देंगे, तो टोटल आंसर कितना होगा? 1 होगा। टोटल आंसर कितना होगा? 1। यानी कि विलयन में सभी घटक का मोल प्रभाज्य का योग कितना होता है? 1। अगर हमको ए के मोलों की संख्या, मतलब कि ए का मोल प्रभाज्य हमको पता है, तो क्या बी का निकाल सकते हैं इससे? ए का मोल प्रभाज्य पता है तो इसका मोल प्रभाज्य को इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। देखो, अगर हम इसको इस तरफ ले आएंगे तो क्या बी का निकल जाएगा? इसी से देखो ना, ये वाला पता है, ये वाला निकालना है, तो इस वाले को इधर रखेंगे और इस वाले को उठा करके इधर ले आएंगे, तो ये प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर ये वाला पता है और ये वाला निकालना है, तो इसको इधर ही रखेंगे बराबर की साइड, इसको इधर भेज देंगे, प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में। सीधा आपको यही याद रखना है कि ए के मोल प्रभाज्य को और बी के मोल प्रभाज्य को जोड़ने पर आंसर 1 आता है। ये तो वैसे ही हम लोग बना लेंगे। तो यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट समाप्त होता है। एक बार चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन करेंगे तो ही कुछ फीलिंग आएगा। चलिए फटाफट से हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो फाइनली हम लोग क्वेश्चन की तरफ आ गए। एक क्वेश्चन लेकर के मैं आपको समझा रहा हूँ, सेम एज इट इज जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही आपको क्वेश्चन करना है। ये एक क्वेश्चन मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ, फिर मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 40 ग्राम NaOH को 90 ग्राम जल में घोला गया है। मतलब 90 ग्राम जल लिए हैं बर्तन में, उसमें से 40 ग्राम NaOH को डाल करके उसको घोल दिए। तो प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज्य ज्ञात करें। अब निकालना है प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज्य। तो कितना घटक है यहाँ पे? एक तो NaOH और एक जल, 2 ही चीज ना घुला हुआ है। जल में NaOH को घोले तो कितना? पहला तो जल और दूसरा NaOH, यही 2 घटक हमारे विलयन में उपस्थित है। तो सबसे पहले हम लोगों को इसका क्या निकालना होगा? मोल प्रभाज्य निकाल लेंगे ना, यही बोल रहा है। चलो क्या बोल रहा है? प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज्य। तो मोल प्रभाज्य निकालने के लिए मोलों की संख्या पता होनी चाहिए। अब देखते हैं इसमें दिया क्या क्या है। तो NaOH का द्रव्यमान दिया हुआ है 40 ग्राम। सीधा सीधी लिखो, NaOH का दिया गया द्रव्यमान कितना दिया गया द्रव्यमान है? 40। सीधे लिखो 40। फिर अब कौन है दूसरा? जल। जल को बोलते हैं H2O, आपको पता होगा, आप 11th 12th में आ गए हो, आपको तो पता है। जल का सूत्र होता है H2O। इसका दिया गया द्रव्यमान कितना है? 90। जल का दिया गया द्रव्यमान 90 ग्राम। अब हमको दोनों का मोल निकालना है, मोलों की संख्या। फटाफट से निकाल लेते हैं मोलों की संख्या। देखो मोलों की संख्या, NaOH की मोलों की संख्या को लिख देंगे NaOH। इसका मतलब NaOH की मोलों की संख्या। मोलों की संख्या निकालने का फॉर्मूला आपको बताया था कि दिया गया द्रव्यमान बट्टा में आणविक द्रव्यमान। अब NaOH का दिया गया द्रव्यमान कितना है? देखो NaOH का दिया गया द्रव्यमान 40। यहाँ पे क्या लिखना है? 40। आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? चलो इधर NaOH है ना, यानी Na है, O है और H है। Na का द्रव्यमान होता है 23, ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16, हाइड्रोजन का 1। जोड़ दो, 16 1 17, 17 3 20 और 20 40 ग्राम। टोटल कितना हो गया? 40। तो NaOH का आणविक द्रव्यमान कितना हुआ? 40। तो आणविक द्रव्यमान की जगह हम क्या लिखेंगे? 40। ग्राम ने ग्राम को मार दिया, 40 ने 40 को मार दिया, आंसर आ गया 1। तो NaOH का कितना मोल है? कितना मोल है? 1 मोल। कितना मोल है? 1 मोल। वैसे ही H2O का चलो निकालते हैं। H2O की मोलों की संख्या, तो दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। कितना H2O का द्रव्यमान दिया हुआ है? जल H2O का दिया गया द्रव्यमान 90 ग्राम। सीधा सीधी लिखो, दिया गया द्रव्यमान 90 ग्राम। आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? देखो H2O है, H के गो है 2 गो, H गुना 2 प्लस O के गो है 1 गो। H का द्रव्यमान 1 होता है, गुना 2 प्लस ऑक्सीजन का 16। जोड़ दो, 16 2 1 2 2, तो 16 2 18 ग्राम। तो आणविक द्रव्यमान H2O का कितना हुआ? 18। 18 रख दिए, ग्राम ने ग्राम को मार दिया, 18 पंच 90 हो गया, आंसर आया 5। यानी H2O के मोलों की संख्या कितनी है? 5 बच्चों।
यहाँ पे पता चल गया कि H2O का मोलों की संख्या कितना है, 5 है, और NaOH के मोलों की संख्या 1 है। अब हम लोग चलते हैं, निकालते हैं फटाफट से इसका मोल प्रभाज। हाँ, अब देखो बाबू, अब क्या निकालना है, मोल प्रभाज। तो फटाफट से निकालते हैं। पहले निकालते हैं NaOH का मोल प्रभाज। NaOH का मोल प्रभाज क्या होगा, NaOH का मोल प्रभाज जीटा NaOH, मतलब NaOH के मोल प्रभाज बराबर NaOH के मोलों की संख्या बटा टोटल मोलों की संख्या। टोटल कैसे निकलेगा, NaOH के मोलों की संख्या और H2O के मोलों की संख्या को ऐड करेंगे, जोड़ देंगे तो टोटल निकल जाएगा। तो NaOH के मोलों की संख्या कितना है, चलो दिखाते हैं हम आपको। देखो NaOH के मोलों की संख्या कितना निकला है, 1, और H2O का 5 निकला है। तो H2O का 5 है और NaOH का 1 है। तो यहाँ पे लिखो NaOH का कितना, 1, यहाँ पे देखो बट्टा NaOH का 1 प्लस H2O का 5, तो 5 और 1 6, तो आंसर आया 1/6। तो NaOH का मोल प्रभाज कितना हुआ, 1/6। कितना आया, 1/6। ऐसे ही H2O का मोल प्रभाज निकालेंगे तो जीटा H2O, मतलब H2O जल का मोल प्रभाज बराबर जल के मोलों की संख्या बटा टोटल मोलों की संख्या। तो जल के मोलों की संख्या है 5, NaOH के मोलों की संख्या है 1 प्लस का प्लस H2O के मोलों की संख्या 5, 5 और 6, तो आंसर आया 5/6। देखो NaOH के मोल प्रभाज निकला 1/6, H2O का मोल प्रभाज निकला 5/6। चलो बाबू, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब चलो होमवर्क क्वेश्चन आप लेकर के चले जाओ।